नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। चाचा और भतीजे के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें कि हम यहां चाचा यानी की बात पशुपति पारस की कर रहे हैं और भतीजा यानी कि चिराग पासवान की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि पशुपति पारस लगातार एनडीए पर दबाव बना रहे हैं। वो लगातार एनडीए को बता रहे हैं कि उन्हें तरारी से सीट चाहिए, तरारी सीट। उन्होंने यहां तक कि तरारी से अपना प्रत्याशी भी चुन लिया था। उन्होंने बैठक में प्रत्याशी को सामने भी रखा था। तो अब देखा जा रहा है कि पॉलिटिक्स में, बिहार की पॉलिटिक्स में काफी कुछ बदलाव आ रहे हैं, नए पॉलिटिकल स्टंट लिए जा रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर जुड़े हुए हैं, जिनसे जानेंगे कि आने वाले समय में चिराग पासवान और पशुपति पारस की ओर से क्या कुछ पॉलिटिकल स्टंट उठाया जा सकता है, किया जा सकता है। देखो प्रज्ञा, पशुपति कुमार पारस को चिराग चाहते नहीं है और चिराग किसी भी कीमत पर पशुपति कुमार पारस को एनडीए में एंट्री देना नहीं चाहते हैं। वैसे पारस जो हैं वो अपने आप को एनडीए का अंग कह रहे हैं, तो वैसी स्थिति में वो अंग कह रहे हैं, इसको लेकर के एनडीए के जो नेता थे, खासकर बीजेपी के नेता, वो काफ़ी पेशोपेश में थे जो आखिर क्या किया जाए। और इसलिए वो लगातार वो तरारी की सीट मांग रहे हैं, क्योंकि तरारी पर वो जान रहे हैं जो तरारी पर अगर उनकी पार्टी अगर जिस कैंडिडेट को उन्होंने दिखाया है वो कैंडिडेट अगर लड़ती है तो एनडीए के नाम पर, तो वो वहाँ से जीत जाते हैं। तो वैसी स्थिति में तब पारस का एनडीए में एंट्री हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं से 5-10 सीटों के दावेदार भी खड़े कर सकते हैं। वैसी स्थिति में जो हम हैं या चिराग पासवान, उनकी सीट कटेगी, क्योंकि नीतीश कुमार और बीजेपी अपनी सीटें तो देंगे नहीं। जो उन्होंने सहयोगियों के लिए जो सीट छोड़ रखा है उसी में से 2-2 सीट काट करके पारस की पार्टी को मिलती। तो यहाँ पे बीजेपी ने क्या किया, एक तरह से कहो जी, इसको सेटिंग कहते हैं। उन्होंने पारस ने जिस प्रत्याशी को सामने किया था जिसको टिकट देंगे, उसी प्रत्याशी उसी हथियार को छीन लिया। जिस हथियार की वो नुमाइश कर रहे थे पारस, वही हथियार को बीजेपी ने छीन लिया। और वो हथियार का नाम हम बता दें, सुनील पांडे हैं। सुनील पांडे 4 बार के विधायक रहे हैं, बाहुबली के नाम पर शुमार हैं, बाहुबली के रूप में जाने जाते हैं। उनका कहें जो शाहबाद में अच्छा खासा उनका रुतबा भी है, पकड़ भी है। तो वैसी स्थिति में जो कहें जो सबसे पहले वो 2000 ईस्वी में समता पार्टी के टिकट पर लड़े और जीते भी। फिर 2005 में जो पहली बार फरवरी में चुनाव हुआ था उसमें भी वो जीते। 2005 में अक्टूबर में जब हुआ था चुनाव उसमें भी वो जीते। और 2010 में तरारी सीट से वो जीते। और 2015 में उनकी पत्नी लड़ी तरारी सीट, हार गई। और 2020 में वो लड़े ही नहीं। तो वैसी स्थिति में सुनील पांडे कभी समता पार्टी जो नीतीश कुमार की पार्टी हुआ करती थी और वो उसके संस्थापक सदस्य में थे, उसी सीट से वो जीते लगातार 2-3 बार। तो नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं वो बहुत क्लोज है। वैसे स्थिति में नीतीश कुमार की हरी झंडी मिलने के बाद ही बीजेपी ने उनको वहाँ से, क्योंकि वो सीट बीजेपी की है, क्योंकि 2020 में सुनील पांडे निर्दलीय लड़े थे और 63,000 वोट उन्होंने वहाँ से लाया था। और वो सेकंड पोजीशन पे रहे थे। और पहले पोजीशन पे सुदामा प्रसाद जो अभी एमपी बन गए हैं आरा के, वो वहाँ से जीते। और तीसरे नंबर पे कहें जो कौशल विद्यार्थी लड़े, और वो रहे तीसरे नंबर पर, उनको 13 या 14,000 वोट आया था। तो वैसी स्थिति में कहें जो पारस बहुत सोच समझकर सुनील पांडे को आगे करके एनडीए की तरफ से, क्योंकि एनडीए का वोट बैंक भी मिल जाता और सुनील पांडे जीत भी जाती। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो पारस की एंट्री भी हो जाती एनडीए में। लेकिन ये चिराग नहीं चाहते थे। एक तरह से कहें ये पूरा फार्मूला सेट करके सुनील पांडे को ही ले लिया। और नीतीश कुमार के बहुत क्लोज हैं सुनील पांडे, क्योंकि जब 2005 में जब सरकार बनी थी तो उन्होंने कई सारे लोगों को निर्दलीय जो उस समय विधायक थे, राजन तिवारी, मुन्ना शुक्ला, रामा सिंह, अनंत सिंह, मनोरंजन सिंह, धूमल सिंह, सूरजभान सिंह, अरुणा देवी को एक तरह से यूनाइट करके नीतीश कुमार की सरकार बनाने में मदद किया था। वैसे हैं सारे डॉन, बाहुबली, ये सारे बाहुबली हैं। और नीतीश कुमार पहली सरकार बनाए थे बाहुबलियों के दम पे। और एक वो तस्वीर भी हम आई थी बहुत ज़्यादा पब्लिक डोमेन में, जो एक वो विधानसभा कक्ष में बैठे हुए सीएम नीतीश कुमार, ये सारे 7 लोग एक साथ इनके चेयर के पीछे हैं। वो तस्वीर काफ़ी वायरल हुई थी। तो वैसे स्थिति में इस जब सरकार नीतीश कुमार की पहली बार सरकार बनाने में सुनील पांडे की बहुत अहम भूमिका थी। और उस अहम भूमिका, और एक चीज़ जानिए, नीतीश कुमार वो सत्ता में अगर कोई मदद करता है, सत्ता कायम रहने में, सत्ता बनाने में, उनकी मुख्यमंत्री की स्थिरता कायम करने में, उसको नीतीश कुमार रिटर्न करते हैं। चाहे आप देख लीजिए आनंद मोहन को, उनके बेटे चेतन आनंद ने विश्वास मत में साथ दिया, आनंद मोहन की रिहाई हो गई। नीलम देवी, अनंत सिंह की पत्नी, उनकी भी
कहें जो उन्होंने भी सरकार का साथ दिया, उनकी भी रिहाई हो गई। एक कहें जो रॉकी यादव है, उनकी माँ जो है एमएलसी हैं, उन पर भी सरकार कहे जो रहमो करम उन पर भी दिखा रही है। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार की ही बिना मतलब कहें जो ओके से या उनकी रजामंदी के बिना सुनील पांडे बीजेपी में नहीं ले आ सकते थे, क्योंकि वो ओरिजिनली नीतीश कुमार के पार्टी से थे और ये सीट चली गई है कहीं न कहीं बीजेपी के कोटे में। अब कितनी सीटें बीजेपी वहां से कमाएगी, मतलब कितनी सीटों को देगी बीजेपी जेडीयू को? पहले ही लोकसभा में सीतामढ़ी और शिवहर दे चुकी है, वैसी स्थिति में तरारी दे तो फिर बीजेपी के लिए आगे भी प्रॉब्लम होता। उन्होंने बीजेपी ने सुनील पांडे को ले लिया, सुनील पांडे को शायद बीजेपी अब तरारी की टिकट देगी और अब पारस एक तरह से आउट हो गए। और पारस जो धमकी दे रहे हैं जो 243 सीट पे उनकी पार्टी लड़ेगी आगामी विधानसभा चुनाव में, वो क्योंकि पारस का जनाधार अगर रहता तो एनडीए में पारस भी रहते, चिराग ही केवल नहीं रहते, यानी चिराग को रखा गया। इसका मतलब ये जानकारी पब्लिक डोमेन में आ गई या एनडीए के पास आ गई, बीजेपी के पास आ गई, जो रामविलास पासवान का टोटल वोट बैंक शिफ्ट कर गया है चिराग पासवान को। तो वैसी स्थिति में पारस हो सकता है 10 जगह खड़ा कर दे, 20 जगह खड़ा कर दे तो 4-5 हज़ार वोट ले भी आए कहीं कहीं से, क्योंकि इनके साथ भी सूरज भान सिंह हैं, चंदन सिंह हैं, कई सारे लोग अभी भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो वैसी स्थिति में कहें राजू तिवारी हैं जो राजन तिवारी के भाई हैं, तो वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो है पारस फिर अब एक तरह से कहें बिखर गए। जिस तरह से अब ना उनके साथ सांसद रहे, ना वो उनकी पार्टी रही, ना कहीं के राजपाल बन पाए और तरारी सीट भी इनके हाथ से गई। तो वैसी स्थिति में पशुपति कुमार पारस का हमको लगता है जो अब पॉलिटिकल डेथ हो गया है। और ये सीट अगर तरारी सीट मिल जाती तो ये कहीं से कहीं से एक आस जगी रहती जो पारस चुनाव जीतेंगे तो इनकी कुछ न कुछ कहें जो टिमटिमाहट रहेगी, नहीं होता एक मध्यम रोशनी, जब लालटेन जब बुझने लगता है तो हल्की सी रोशनी, तो एक हल्की सी रोशनी रहती पारस के पार्टी में। लेकिन तरारी जिस तरह से बीजेपी ने गेम किया, ये पॉलिटिकल डेथ के कगार पर पहुंच गए हैं, क्योंकि अब ये जो यहाँ से अगर बैठेंगे, हाथी जब बैठता है तो उठने में बहुत टाइम लगता है। इस तरह पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी अगर बैठ जाती है तो उसको उठने में बहुत टाइम लगता है। तो वैसी स्थिति में पशुपति कुमार पारस जो है वो कहीं ना कहीं अब बैकफुट पे आ गए हैं। अब उनको किसी के साथ, और इनको 10 नंबर में भी नहीं मिलेगी जगह, जो तेजस्वी की पार्टी है आरजेडी, और इंडी गठबंधन में भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके पास वोट बैंक, जिस वोट बैंक का ये जिक्र करते हैं वो वोट बैंक इनका है ही नहीं। वो रामविलास पासवान के वोट बैंक पे पारस हों या रामचंद्र पासवान जो इस दुनिया में नहीं रहे या प्रिंस राज, ये सारे रामविलास पासवान के वोट बैंक पे जीतते आते थे और जीत रहे थे। अब रामविलास पासवान को के पुत्र को जिस तरह से आपने एक तरह से कहें गिफ्ट दिया, सारे सांसदों को तोड़ करके पार्टी ही हाईजैक कर लिया, चुनाव चिन्ह भी हाईजैक कर लिया, बंगला भी हाईजैक कर लिया, उसके बाद क्या कोई बेटा या कोई पॉलिटिकल माफ करता? वही चिराग पासवान ने किया है, माफ नहीं किया है। सर, तो इस स्थिति में सीधी सी बात है, अब पशुपति पारस को अगर एनडीए की ओर से कुछ नहीं दिया जाता है तो वो अपना विधानसभा में बिहार की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। ठीक, उतार सकते हैं, उतारने के लिए वो तो हम और आप भी अगर पार्टी बना लेंगे तो अपनी लोगों को उतारेंगे, लेकिन अब वो ज्यादा मतलब कहें जो असर नहीं डाल पाएंगे बिहार विधानसभा चुनाव पे। हो सकता है खगड़िया अलौली की तरफ जहाँ पे उनका जन्म स्थान है, जहाँ के वो रहने वाले हैं, या जहाँ से वो सांसद बनते हैं, जहाँ से रामचंद्र पासवान के पुत्र प्रिंस राज सांसद बने समस्तीपुर से, तो उन जगहों पे 2, 4, 5, 10 सीट पर कुछ प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन आज के डेट में मतदाता बहुत जागरूक हो गया है, मतदाता इतना जागरूक हो गया है जो नोटा में डाल देगा, लेकिन किसी तीसरे हारने वाले प्रत्याशी को अपना वोट नहीं डालेगा, क्योंकि नोटा का एक वो है मैसेज जाता है जनता के बीच में या सरकारों को या सांसदों को, जो हम आपसे नाराज हैं इसीलिए हमने नोटा में बटन दबाया। लेकिन अगर पारस के पार्टी के व्यक्ति को या कैंडिडेट को वोट देंगे तो क्या मैसेज जाएगी जनता के द्वारा? तो वैसी स्थिति में देखना ये होगा जो अब आगे की इनकी रणनीति क्या है। अब लालू के दरबार में ये हाजिरी लगाते हैं कि कहीं जनसुराज में हाजिरी लगाते हैं, क्योंकि दरबार तो बहुत है, कांग्रेस में हाजिरी लगाते हैं या ओबीसी की पार्टी में हाजिरी लगाते हैं। अभी गेट अभी बंद नहीं हुआ है, बहुत सारे गेट हैं, लेकिन किस गेट में इनको एंट्री मिलती है वो अब देखने वाली बात होगी। धन्यवाद सर कि आप हमारे साथ जुड़े और इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। अब देखना यह होगा कि पशुपति पारस का अगला कदम क्या होता है और वो कदम बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कितना कारगर साबित होता है। फिलहाल के लिए भी न्यूज में इतना ही। धन्यवाद।